Hello student, welcome to my class. Today in my class I am going to take class 12 geography practical work. तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ क्लास 12 geography का प्रैक्टिकल बुक. तो इस बुक में मैं आपको प्रैक्टिकल के चैप्टर्स एक्सप्लेन करूँगी. तो इस बुक का नाम है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2. क्योंकि इसका नाम पार्ट 2 है इसलिए है क्योंकि ये इसी बुक का फर्स्ट पार्ट आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है. ठीक है, तो इस बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है डेटा, इट्स सोर्सेस एंड कॉम्पिलेशन. तो लेट्स प्रोसीड विद दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेटा क्या है, डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, डेटा के कलेक्ट करने के सोर्सेस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सबसे पहले हम चलो स्टार्ट करते हैं डेटा के डेफिनेशन से. तो डेटा क्या होता है? डेटा एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता है जो रियल वर्ल्ड से मिलता है आपको और ये किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल डेली आप डेटा के अक्रॉस आते हैं पर रियलाइज नहीं करते कि ये भी डेटा है. फॉर एग्जाम्पल जब आप देख रहे हो, आप सपोज यूट्यूब में एक वीडियो देख रहे हो और जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप देखते हो कि इस वीडियो को इतनी लाइक है, इसके इतने सब्सक्राइबर हैं, इसमें इतने कमेंट है. ये सब क्या है? ये जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आप जो देख रहे हो ये क्या है? ये भी एक तरीके का डेटा ही है. तो डेटा कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होता है, ये रियल वर्ल्ड से लिया गया नंबर होता है जो एक मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है और आपको न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देता है. तो फिर डेटम क्या होता है? डेटम उसी डेटा का एक सिंगल मेजरमेंट होता है. तो डेटा एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता है जो आपको लॉजिकल कंक्लूजन निकालने में आपकी हेल्प करता है. तो जब आप एक डेटा को देखते हो तो उसमें कुछ एल्गोरिथम अप्लाई करते हो, लॉजिक यूज करते हो, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हो और उसके बाद उससे कुछ लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हो. ठीक है, तो जब आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हो तो वो आपकी काफ़ी मदद करता है. तो किस तरीके से वो आपकी मदद करता है, क्यों चाहिए हमें डेटा, कैसे डेटा हेल्पफुल है, डेटा की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है डेटा की, उसको आपको समझना होगा. देखो डेटा आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ना. तो जैसे कि आप अगर डेटा आपको मिला, मान लो आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा, इनकम का डेटा मिला, तो आप इनकम डेटा को देख करके बता सकते हो कि किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है अमॉन्ग डिफरेंट पीपुल. अगर आपको मार्क्स का डेटा मिला, स्कोर का डेटा मिला, तो आप बता सकते हो कि किस तरह से मार्क्स या स्कोर डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट लोगों में. तो आप डेटा देख के एनालाइज कर सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. साथ ही आप डेटा देख करके पता कर सकते हो कि ग्रोथ है कि नहीं है. अगर ग्रोथ है तो पॉजिटिव ग्रोथ है या ग्रोथ है तो नेगेटिव ग्रोथ है, किस तरह का ग्रोथ है भी कि नहीं है, तो किस तरह का ग्रोथ है ये भी आप डेटा देखकर ही बता सकते हो. आपको इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमिना, यानी दो फिनोमिना के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी आपको डेटा देखकर ही पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस का डेटा दिया हुआ है, उसका डिमांड का डेटा आपको दिया हुआ है. तो प्राइस और डिमांड का डेटा दिया हुआ है. मान लो उसकी प्राइस बदल जाती है, चेंज होती है, बढ़ जाती है, तो क्या डिमांड भी साथ में बढ़ गया? प्राइस बढ़ने पर डिमांड पे क्या असर आया? क्या प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ा, या प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट गया, या प्राइस बढ़ने पर डिमांड को कोई असर नहीं आई या वैसे का वैसा रहा? तो किस तरह का रिलेशन है इस प्राइस और डिमांड के बीच में, वो आप डेटा को एनालाइज करके पता कर सकते हो. ना केवल प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप, किसी भी दो फिनोमिना का रिलेशनशिप आप डेटा एनालिसिस से पता कर सकते हो. तो डेटा देखा आपने कितनी हेल्पफुल है. ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है, ये आपको ग्रोथ बता रही है, ये रिलेशनशिप बिटवीन दो फिनोमिना बता रही है. तो हम कह सकते हैं कि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल एनालिसिस में और इसीलिए हमें डेटा के बारे में जानकारी जरूरी है. अब नीड ऑफ डेटा के बाद हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. तो देखो जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो तो उसको प्रॉपरली स्टैटिस्टिकल मेथड से उसको प्रेजेंट करते हो, फिर उसमें से कंक्लूजन निकालते हो. और जब कंक्लूजन निकालते हो तो ये ध्यान देना पड़ता है कि आप प्रॉपर लॉजिक यूज करके कंक्लूजन निकालो, अदरवाइज आप स्टैटिस्टिकल फैलेसी के शिकार हो जाओगे. यानी कि आप गलत कंक्लूजन निकाल लोगे और आप डेंजरस सिचुएशन में फंस जाओगे. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चा डूबा काहे की स्टोरी. तो मैं आपको ये स्टोरी बता देती हूँ. ये स्टोरी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देगा कि स्टैटिस्टिक कितना इंपॉर्टेंट है और स्टैटिस्टिक को ठीक से समझ करके अप्लाई करना कितना इंपॉर्टेंट है. तो सपोज एक रिवर है, उस रिवर को मुझे
क्रॉस करना है या किसी को भी क्रॉस करना है, एक लेडी को क्रॉस करना है उस रिवर को, ऑलराइट। तो उस लेडी को जब उस रिवर को क्रॉस करना है, उसने देखा कि जो रिवर की जो एवरेज डेप्थ है, यानी एवरेज जो गहराई है रिवर की, वो है आपकी 3 फीट। तो चलो मैं आपको पेन की मदद से बता देती हूँ। तो सपोज उसने रिवर देखा और रिवर देख करके उसे पता चला कि जो रिवर की एवरेज डेप्थ है वो है कितनी, 3 फीट है, ठीक है। अब उस लेडी की जो हाइट है वो है मान लो 5 फीट, उसके बेटे की जो हाइट है वो है मान लो आपका 4 फीट हो गया, ठीक है। चलो 4 फीट उसकी आपकी बेटे की उसकी हाइट है, और उसके जो हस्बैंड है उसकी जो हाइट है वो हो गई आपकी 6 फीट, ठीक है। अब उसने अपना ये डेटा देखा और रिवर का एवरेज डेप्थ का डेटा देखा। अब उसने कहा कि मैं तो 5 फीट की हूँ, मेरा बेटा तो 4 फीट का है, मेरा हस्बैंड तो 6 फीट का है, तो ईजिली उस रिवर को मैं क्रॉस कर लूँगी जिसका एवरेज डेप्थ 3 फीट है, और वो उसको क्रॉस करने लगती है और बीच में उसका बच्चा डूब जाता है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों बच्चा डूब गया? इसलिए डूब गया क्योंकि उसने डेटा को गलत समझा, उसने एवरेज डेप्थ देखा था रिवर का, ठीक है। एवरेज डेप्थ का मतलब होता है किस तरह से एवरेज डेप्थ निकल सकता है। देखो जैसे अगर ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, मान लो ये रिवर यहाँ पे 2 फीट गहरी है। हर जगह रिवर एक बराबर तो गहरी होती नहीं है, यहाँ 2 फीट गहरी है, यहाँ 3 फीट गहरी है, यहाँ 6 फीट गहरी है, और यहाँ पर वो 1 फीट गहरी है, ठीक है। अब आप जब इन सभी को प्लस करोगे 2 + 3 + 6 + 1, तो ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और इसको आप 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि आपने 4 डेटा लिया है, 1 2 3 4, तो आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो उसका एवरेज डेप्थ कितना निकल जाएगा रिवर का, 3 फीट। तो इसने क्या किया, सिर्फ इसी को देखा कि 3 फीट इसकी एवरेज डेप्थ है। इसने ये नहीं सोचा कि ये तो एवरेज डेप्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि रिवर हर जगह 3 फीट ही गहरी है। कहीं पर रिवर आपकी 3 फीट गहरी हो सकती है, कहीं पर रिवर आपकी 6 फीट गहरी हो सकती है, कहीं पर रिवर आपकी 2 फीट गहरी हो सकती है। वो तो उसका एवरेज डेप्थ है। एवरेज डेप्थ का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह वो वही नंबर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये उसने नहीं समझा, और जब वो रिवर क्रॉस करने लगी तो 2 फीट में उसको कुछ नहीं हुआ, 3 फीट में भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो 6 फीट की डेप्थ में आई, वैसे ही उसका बच्चा और वो खतरे में आ गए, है ना। तो ये अगर ये बच्चा डूबा का है, क्यों डूब गया बच्चा, क्योंकि स्टैटिस्टिक को ठीक से नहीं समझा, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि स्टैटिस्टिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक को प्रॉपरली कंक्लूड करना, ठीक है। तो जब आप प्रॉपरली स्टैटिस्टिक को कंक्लूड करोगे तो आप प्रॉपर कंक्लूजन निकालोगे, आप प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंचोगे। मगर अगर आप स्टैटिस्टिक को प्रॉपरली लॉजिक के हिसाब से कंक्लूजन नहीं निकालोगे तो आप डेंजरस सिचुएशन में भी फंस सकते हो। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चा डूबा काहे की स्टोरी, ठीक है। तो जब आप स्टैटिस्टिक एनालाइज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक को यूज़ करें। आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे यूज़ करना। आजकल बहुत सारे लॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है जिनको हम यूज़ करके प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। चाहे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो या उसको कंप्यूट करके और टेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको ऑर्डर फॉर्म में सेट कर रहे हो, या फिर उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें से कंक्लूजन निकाल रहे हो। हर मेथड में डेटा के हर मेथड में आपको प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करनी है, अपनी लॉजिक को अप्लाई करना है और तब डेटा से कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ डेटा। तो देखो डेटा के कई सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका इसका प्राइमरी सोर्स भी हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स भी हो सकता है। तो बेसिकली 2 ही सोर्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। मगर कभी कभी अदर सोर्स में आप इंटरनेट को यूज़ कर लेते हो, क्योंकि आजकल प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज के अलावा अदर सोर्स जिसमें इंटरनेट आता है उसको भी यूज़ करते हो आप डेटा कलेक्ट करने के लिए, है ना। तो मगर बेसिकली 2 ही तरह के सोर्सेस होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होता है जब आप डेटा खुद कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो या तो आप खुद कलेक्ट कर रहे हो या आप और आपका एक ग्रुप
मिल करके उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है। तो जब एक इंडिविजुअल खुद उस डेटा को कलेक्ट करेगा या एक ग्रुप खुद उस डेटा को कलेक्ट करेगा या एक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन खुद उस डेटा को कलेक्ट करेगा तो वो होगा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है? जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो किसी पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स से, यानी कि आपने डेटा को कलेक्ट करने नहीं गए, कोई और डेटा को कलेक्ट करके रखा था, उसने उस डेटा को पब्लिश कर दिया था या पब्लिश नहीं किया था और अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख के रख लिया था उसने, तो आप उस डेटा को यूज़ करते हो। किसी और के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को जो कि उसने जो कलेक्ट करने वाले ने या तो पब्लिश कर रखा है या उसको छुपा करके या नोट करके अपने डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ है, जब आप उस तरह के डेटा को यूज़ करते हो जो आपने खुद नहीं कलेक्ट किया, किसी और ने कलेक्ट किया था, तो वो डेटा जब आप यूज़ करते हो ना तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो देखो ये आपका एक डायग्राम बुक में दिया हुआ है। इस डायग्राम को आपको क्या करना है? व्हाइट पेज में ड्रॉ करना है। तो इस डायग्राम में देखो आपको दिखाया गया है जो ये आपका प्राइमरी सोर्स है उसके 4 टाइप्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी सोर्स है उसके 2 टाइप्स आपको दिए हुए हैं, पब्लिश एंड अनपब्लिश सोर्सेज। फिर पब्लिश सोर्सेज के टाइप्स दिए और अनपब्लिश सोर्सेज के टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपको ड्रॉ कर लेना है अपने वाइट साइड में। अभी ये जो मेथड है ना, इस सबको हम एक एक करके एनालाइज करेंगे कि प्राइमरी सोर्स के चारों मेथड क्या हैं और सेकेंडरी सोर्सेज के चारों मेथड क्या है। तो अगर मैं पूरा एक ही वीडियो में बनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा को डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है? देखो इसमें सबसे पहला जो मेथड होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में 4 मेथड है। तो पहला जो मेथड है वो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या करते हो? आप डेटा कलेक्ट करते हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन द फील्ड में, यानी कि आप फील्ड में जाते हो, डायरेक्टली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद डेटा को कलेक्ट करते हो। तो ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो आप गैदर करते हो फील्ड में जाकर के, उसको गैदर करने के लिए आप साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हो, अनबायस हो करके उसका इवैल्यूएशन करते हो, उसके कंक्लूजन्स को निकालते हो और तब डेटा को कलेक्ट करते हो। यानी कि अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू फील्ड में जाकर के जब डेटा लेते हो तो वो कहता है, उसको क्या कहते हैं? पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि आप फील्ड में जाओ और पता करो कि सॉइल कैसा है, रिलीफ कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है। तो जब आप फील्ड में जा करके रिसर्च करके अपना ऑब्जर्वेशन करके जब पता करते हो ना चीज़ें, तो उसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। जो आपका जो इसके अलावा जो सेकेंड सोर्स ऑफ डेटा होता है आपका प्राइमरी सोर्स में, एक तो पहले पर्सनल ऑब्जर्वेशन आ गया, अब दूसरा मेथड क्या है? इंटरव्यू वाला मेथड। तो इसमें क्या करते हो? आप अपने रिस्पोंडेंट के पास जाते हो। रिस्पोंडेंट कौन होता है? जो आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करता है, मतलब क्वेश्चन में रिस्पॉन्ड करता है, क्वेश्चन का आंसर देता है, जिसका आप इंटरव्यू लेते हो, जिसके साथ आप बातें करके इन्फॉर्मेशन लेते हो। तो आप डायरेक्टली उसके पास जाते हो, उससे बातचीत करते हो, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, उसका इंटरव्यू लेते हो और फिर डेटा कलेक्ट करते हो। तो इसको कहते हैं इंटरव्यू मेथड का, आपका प्राइमरी सोर्स में इंटरव्यू मेथड, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू लेने जाते हो ना, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप जब इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो आपको देखना है कि आपने जो डेटा है ना, उसका लिस्ट, जो डेटा है जो कलेक्ट करना है, जिसके ऊपर आपको डेटा कलेक्ट करना है ना, उसके लिए आपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार कर रखी है कि आप उसके पास जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछेंगे। ऐसा ना हो कि आप अनप्रिपेयर्ड गए और वहां जा करके सोचने लगे अच्छा ये पूछ लें, अच्छा ये भी पूछ लें, अच्छा वो भी पूछ लें। तो ऐसे में क्या होगा? कुछ क्वेश्चन छूट सकती है। तो आपको क्या करना है? आपको पहले से ही अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को तैयार कर लेनी है जो आप इंटरव्यू लेते समय पूछेंगे रिस्पोंडेंट से, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मैं किसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। जब ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा तो आप ठीक से सर्वे नहीं कर पाओगे। तो आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आप किसके लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू लेते समय, कि जो रिस्पोंडेंट है ना, उसको आपको एश्योरेंस देनी है, उसको विश्वास दिलाना है कि जो भी वो डेटा दे रहा है आप उसको लीक नहीं करोगे, आप उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करोगे। अगर आप उसको छापोगे भी तो उसका नाम बदल करके छापोगे और किसी को रिवील नहीं होने दोगे कि ये डेटा आपने उससे लिया है। तो ये एश्योरेंस आपको रिस्पोंडेंट को देनी होगी,
ठीक है। साथ ही कुछ और बातों का भी आपको ध्यान देना है जब आप इंटरव्यू में जाओगे, कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हो और रिस्पोंडेंट से आंसर्स ले रहे हो तो रिस्पोंडेंट और आप एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर में बैठ जाए। ठीक है, मतलब एक अच्छे से एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे से वातावरण में आप बैठे। ऐसा ना हो कि भीड़ में आप खड़े होकर के उससे उसका पर्सनल क्वेश्चन पूछो, तो वो एम्बैरेस फील करेगा और वो आपको आंसर देने से हिचकिचाएगा। तो आपको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर क्रिएट करनी है इंटरव्यू लेने के लिए। इसके बाद जब आप इंटरव्यू लेते हो ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका लैंग्वेज है, जो आप यूज़ कर रहे हो लैंग्वेज, वो काफ़ी सिंपल हो, जो दूसरों को समझ में आए, और काफ़ी पोलाइट हो। एरोगेंट वे में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि आप उसके रिलीजियस फीलिंग का, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान दे और उसको हर्ट ना करे किसी तरीके से, क्योंकि अगर आपने उसको हर्ट किया तो वो आपको क्यों आंसर देगा, है ना। तो इसका आपको पूरा ध्यान देना है। तो आप जब अपना इंटरव्यू खत्म कर लेते हो ना, जो आपने क्वेश्चन तैयार करके लाई है, आपने वो क्वेश्चन उससे पूछ लिया, उसके बाद आपको उससे लास्ट में पूछना है कि क्या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ और कुछ बता सकता है वो इस टॉपिक से रिलेटेड। हो सकता है कि जो आपने क्वेश्चन बनाया उसके अलावा भी वो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है, तो ये भी आपको उससे पूछना है। ठीक है। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाए तो आप प्लीज़ ग्रैटिट्यूड फील करें, उसको थैंक्स दे, क्योंकि आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया, उसने आप पर एहसान किया, उसने आपको टाइम दिया, उसने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। तो यू शुड एटलीस्ट फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट। तो आप उसको जरूर से थैंक्स कहे जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए। तो जब आप इंटरव्यू के मेथड से प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा के थर्ड मेथड पे जाएंगे, वो है क्वेश्चनरी शेड्यूल मेथड। इसमें क्या करते हो, आप क्वेश्चनरी तैयार कर देते हो। आप जाके इंटरव्यू नहीं लेते हो, क्वेश्चन पूछना फिर वो आंसर देगा, फिर क्वेश्चन पूछो फिर वो आंसर देगा, नहीं। इसमें क्या करते हो, आप एक क्वेश्चन पेपर जैसा क्वेश्चनरी तैयार कर देते हो जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है, और फिर आप वो रिस्पॉन्डेंट को दे देते हो और कहते हो कि इस क्वेश्चन को आंसर दे दो, और फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब आप ये मेथड यूज करते हो, आप मेक श्योर करते हो कि जो आप मेथड, इस मेथड में क्या होता है, सिंपल क्वेश्चंस को इंक्लूड करें। मतलब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में मत पूछिए, बिल्कुल सिंपल वे में पूछिए जो लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये कोई बोर्ड एग्जाम का पेपर आप नहीं तैयार कर रहे हो। आपको ये इतना सिंपल बनाना है कि रिस्पॉन्डेंट देने से पहले 2 बार ना सोचे, और ज़्यादातर हो सके तो ऐसा टिक मार्क वाला क्वेश्चन दो ताकि वो जल्दी जल्दी टिक मार्क करके आपका आंसर दे दे। ठीक है, नहीं तो वो हो सकता है कि आलस फील करे और आपको क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दे। ठीक है, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपके दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप ये सर्वे कर रहे हो, क्यों आपने ये क्वेश्चनरी तैयार की है, आपके भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और साथ ही रिस्पोंडेंट को भी ये जानने का पूरा हक है कि ये सर्वे क्यों हो रहा है, वो किस क्वेश्चंस का, किस चीज के लिए इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, ये जानने का हक रिस्पोंडेंट को पूरी तरह से है। ठीक है, साथ ही आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चनरी में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, हो सकता है कि रिस्पोंडेंट को कुछ ओपिनियन देना है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो अपनी ओपिनियन दे सके, इसके लिए आपको उसमें थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ध्यान रखनी है। तो जब आप ऐसा ध्यान रख करके आप अपना क्वेश्चनरी तैयार करोगे तो ये क्वेश्चनरी जो सर्वे है वो बहुत सक्सेसफुल होगा। इसके बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे आप इस मेथड से ना, क्वेश्चनरी के मेथड से लार्ज एरिया को कवर कर सकते हो, एक ही साथ बहुत सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे आप एक क्लास में गए, सबको वो क्वेश्चनरी दे दिया, सबने एक साथ फील कर दिया उसको। अब आप एक एक को बुला करके इंटरव्यू लेते तो बहुत समय लगता है। आपने क्या किया, एक ही साथ सबको दे दिया, 10 मिनट का टाइम दिया, सबने फिल कर दिया, आपको 10 मिनट में बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये इस मेथड से आप लार्ज एरिया विथ लेस टाइम कंप्लीट कर सकते हो। मेल के थ्रू क्वेश्चन भेज सकते हो, आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तुरंत आप मेल के थ्रू क्वेश्चनरी भेज दो, वो आंसर देगा और फिर मेल से ही आपको रिप्लाई बैक कर देगा। ठीक है, तो ये आपको इसका एडवांटेज है क्वेश्चनरी मेथड का। मगर इसका एक डिसएडवांटेज भी है, जो इलिटरेट लोग होते हैं वो इस क्वेश्चनरी का आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो पढ़ नहीं सकते, तो क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, पर इसका भी सॉल्यूशन है। इसका आप क्या कर सकते हो, एन्यूमरेटर अपॉइंट कर सकते हो। एन्यूमरेटर जाएगा, डिफरेंट लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, या जो
फिल कर सकता है वो फिल कर देगा, जो नहीं फिल कर सकता, जो इलिटरेट है, जो समझ नहीं सकता, तो उसको इन्यूमरेटर खुद समझा देगा क्वेश्चंस और उससे पूछ करके उस क्वेश्चनरी को भर देगा। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 3 मेथड हो गए आपके, आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनरी मेथड हो गया। अब हम सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा का 4th और आखिरी सोर्स में जाएंगे और वो है अदर मेथड। इसमें क्या करते हो, आप कोई किट या टूल्स को यूज करते हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे आपने एक किट लाया, आपने उस किट से पता किया सॉइल कैसा है, सॉइल में मिनरल्स की क्वांटिटी कितनी है, ह्यूमस की क्वांटिटी कितनी है, तो सॉइल किट से आप सॉइल की क्वालिटी पता कर सकते हो। उसी तरह से वाटर किट ले आओ और वाटर की क्वालिटी पता कर लो। तो किसी किट या टूल्स या टेक्निक के थ्रू आप एक्सपेरिमेंट करके किसी चीज़ का न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो जब आप इस टूल्स टेक्निक्स के किट्स की मदद से जब इंफॉर्मेशन लेते हो ना, तो इसको कहते हैं अदर मेथड के, ये कैटेगरी में आता है। तो ये भी आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ ही डेटा है, क्योंकि आप ही ना यूज कर रहे हो वो किट और टूल्स, और आप यूज करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो जब आप किसी भी तरीके से कलेक्ट करते हो ना डेटा, तो वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो यही है आपके 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। इसी से आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा खत्म होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है और इसके बाद चैप्टर में क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप अब तक जितना मैंने समझाया इस चैप्टर में वो आपको समझ में आ गया है। स्टूडेंट, इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thanks for watching, student, and happy learning.